बैलेट को एक छोटे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तूफानी रैली जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में भरेंगे हुंकार। वहीं 24 की चुनौती में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एक महिला कार्यकर्ता की मौत, 7 जख्मी। भाजपा ने बंद का किया ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। विश्व के नेताओं ने जताई संवेदनाएं। रईसी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा के साथ गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सुनहरे भविष्य का लिया संकल्प। कहा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई में आई कमी। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए आज बड़ा दिन। भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ऑल बी इमेजिन एज लाइट आज होगी प्रदर्शित। भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन कान प्रतिनिधियों को देंगे मास्टर क्लास। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराकर आईपीएल से किया बाहर। अब क्वालिफायर 2 में राजस्थान और हैदराबाद होंगी आमने सामने। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनाव मैदान में। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को धार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होगी। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी की इस रैली से भाजपा पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने का प्रयास करेगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के इस समर में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में होगी। इस सीट से परनीत कौर भाजपा प्रत्याशी हैं। पंजाब में 7वें चरण में सभी 13 सीटों पर चुनाव होंगे। और पीएम मोदी ने बिजनेस डेली इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए विकसित भारत और तमाम आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर उठे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा, 19 में लाभार्थी और 24 में मुद्दा है विकसित भारत। यूपीए ने 2043 तक कहा था कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे, जबकि एनडीए सरकार ने अब इसे कम से कम 15 साल पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।
पिछले एक दशक में सरकार ने किसी भी भेदभाव के बिना कार्यक्रमों के 100% सैचुरेशन पर जोर दिया है। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। हाल ही में 3.2% रिकॉर्ड किया गया। ये पूछे जाने पर कि कहां पर बीजेपी को फायदा है, उन्होंने गिनाया कि तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। सेंसेक्स पर सवाल किया गया इकोनॉमिक टाइम्स के मंच पर। उन्होंने कहा जब सत्ता में थे तो सेंसेक्स 25,000 पे था, आज 75,000 के करीब और मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार हो चुका है। डीमेट अकाउंट्स की संख्या 2.3 करोड़ से बढ़कर के आज 15 करोड़ पर जा चुकी है। 2014 में म्यूचुअल फंड में केवल 1 करोड़ लोग निवेश करते थे, आज 4.5 करोड़ निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 जून को बीजेपी संख्या के लिहाज से रिकॉर्ड बनाएगी और शेयर बाजार भी नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा। पीएम मोदी का दावा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमने एक लंबा रास्ता तय किया है और तीसरे टर्म में ये लड़ाई और भी तेज होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का भी धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर होगी। इस सीट से जगदंबिका पाल भाजपा के उम्मीदवार हैं। अमित शाह संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं अंबेडकर नगर से रितेश पांडे और प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा मयूरभंज में जनसभा करेंगे। इसके बाद भद्रक में वे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जाजपुर और जगत सिंहपुर में भी चुनाव प्रचार को धार देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता जमकर प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वो आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कन्हैया कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे मंगोलपुरी में पार्टी प्रत्याशी उदित राज के एक चुनावी सभा में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी की बात करें तो वो हरियाणा में सिरसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के समर्थन में एक रोड शो में शामिल होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इस झड़प में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान किया है। और केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो किया है। और नई दिल्ली में ही चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरम क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार किया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है कि उनके परिवार के सदस्य ओबीसी, एससी और एसटी को लेकर के किस प्रकार की मानसिकता रखते थे। आखिरकार कांग्रेस के शहजादे ने बात मान ही ली कि जब उनकी दादी माँ प्रधानमंत्री थी, पिताजी प्रधानमंत्री थे या जब उनकी माताजी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में संचालित करती थी, तब भी जो पूरा का पूरा सिस्टम था जो उन्हीं के परिवार ने बनाया और चलाया, वो सिस्टम कोट अनकोट लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड था। इसका मतलब राहुल गांधी जी स्वीकार रहे हैं
कि या तो उनके परिवार के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने वो किस प्रकार की मानसिकता रखते थे ओबीसी एससी एसटी के लोगों के लिए, या वो इतने असक्षम थे कि वो कभी सिस्टम बदल नहीं पाए, या उनकी मंशा नहीं थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद लोकसभा सीट काफ़ी वीआईपी सीट मानी जाती है। इस प्रकार इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्य को टिकट दिया है। कांग्रेस सपा गठबंधन ने रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी से केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। इलाहाबाद लोकसभा आप जानते हैं कि यह शहर प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के उम्मीदवार है इलाहाबाद लोकसभा के बीजेपी के नीरज त्रिपाठी। नीरज जी, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप लोकसभा चुनाव में? देखिए, विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और जो मंत्र हम लेके चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो मंत्र लेके चल रहे हैं, वो मंत्र ही नहीं, हमारा उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका प्रयास, और हम विकास के मुद्दे पर ही चल रहे हैं। प्रयागराज में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हम बहुत सारा काम तो पहले से ही देख रहे हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्रयागराज में जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो सबसे पहले तो ये है कि मैं नैनी में औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करूं, जो रुग्ण इकाइयाँ हैं उनको चालू करवाऊं और नई इकाइयों के लिए भी मैं प्रयासरत हूं। उज्जवल रमण सिंह के लड़ रहे हैं आपके सामने, रेवती रमण सिंह के बेटे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से। किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया हुआ है प्रदेश में। कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 का ये चुनाव हार चुके हैं और ये लगातार उनका दूसरा चुनाव होगा हारने वाला। आपको लगता है कि कोई लड़ाई नहीं? आप ये कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं। बहुत सारा दावा कर रहा है अखिलेश यादव और उनके तमाम जो समर्थक हैं, गठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि काफ़ी तगड़ी लड़ाई है आपकी सीट पे। कोई तगड़ी लड़ाई नहीं है। और देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना ही चुकी है। अब खाली लड़ाई 400 पार करने की है और लोकसभा भवन इलाहाबाद पर सिर्फ और सिर्फ अब लीड की लड़ाई है कि मैं 4 लाख पार जाऊंगा या 5 लाख पार जाऊंगा। नीरज त्रिपाठी उम्मीदवार है बीजेपी के इलाहाबाद लोकसभा से, प्रयागराज शहर है, और कह रहे हैं कि बड़ी जीत होगी, इस बात का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। अब बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए समाचार। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दर्शकों से यह सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। इस बार के चुनाव में किन किन उम्मीदवारों ने इस सीट से अपनी दावेदारी की है और क्या है उनकी तैयारियां, देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली का दिल है नई दिल्ली, और अगर बात राजनीतिक दृष्टि से की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की बोलचाल की भाषा में कहें तो वीवीआईपी सीट है, हॉट सीट है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय, यहाँ तक के सांसदों के बंगले भी इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुचिता कृपलानी यहाँ से प्रथम सांसद रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी इसी सीट से सदन तक पहुंचे हैं। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू से ही इस सीट पर सभी की नजर बनी रही है और आज भी है। देश यहाँ से चलता है, इसलिए दिल्ली की 7 सीटों में से यह सीट सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और मंत्री, सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 1952 में प्रथम आम चुनाव में इस सीट पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की टिकट पर लड़ रही चर्चित नेता सुचिता कृपलानी की जीत हुई थी। हालांकि बाद में वे कांग्रेस में चली गई थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तनातनी रही। कांग्रेस की ओर से फिल्म स्टार राजेश खन्ना और के.सी. पंत जैसी हस्तियों ने भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट पर विजयी हुए थे। वे 1980 में भी यहीं से सांसद बने। 1989
और 1991 में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी यहां से सांसद चुने गए थे। नई दिल्ली सीट से जगमोहन 3 बार सांसद बने। 2004, 2009 में कांग्रेस के अजय माकन जीते। वहीं 2014 से नई दिल्ली सीट फिर से भाजपा के खाते में चली गई। फिर 2019 में भी भाजपा ने ही इस सीट पर जीत हासिल की। दोनों बार यहां मीनाक्षी लेखी सांसद रहीं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे और हाल में ही राजनीति में कदम रखने वाली बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज अपने माता पिता की तरह एक वकील हैं, जिनका कानूनी करियर भी अच्छा रहा है। कह सकते हैं पीढ़ियों से विरासत में मिली सांस्कृतिक परिवेश, राजनीति और कानूनी शिक्षा ने बांसुरी को निखार दिया है। उन्हें अपने राजनीतिक सूझबूझ और क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। नई दिल्ली सीट पर कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जीतकर भले ही सदन में पहुंचे हों, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। कांग्रेस ने यह इंडी गठबंधन की आम आदमी पार्टी को दे दी है। इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं। सोमनाथ भारती यहां मालवीय नगर से विधायक चुने गए थे। मेरी मोहब्बत को देख के, मेरा कार्यशैली को देख करके, आम आदमी पार्टी कामों को देख करके जनता ने इस प्रकार से प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया है। उसी का परिणाम यह है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मैं नई दिल्ली लोकसभा के लिए हूँ। ये तो थे नेताओं के अपने अपने दावे। अब जरा यहाँ से निकलकर इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न वर्गों के मतदाताओं की राय लेते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या देश के कोने कोने से आए यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी रहते हैं। जानते हैं क्या है होनहार युवाओं का मिजाज। जो आज के सिनेरियो है, क्लास पॉलिटिक्स शुरू किया है, ना कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। क्लास पॉलिटिक्स में वही है कि बेसिक फैसिलिटीज किसको क्या मिल रही है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, और इन पे एक जो फोकस है वो शुरू किया है। एक बाय एक स्टेप हमारा भारत ग्रो ही कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल से हुआ, चाहे इंडियन लेवल पे हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हुआ, चाहे पाकिस्तान को लेकर हुआ, हर एक जगह पर भारत आगे ही आ रहा है। अयोध्या टेम्पल की बात की जाए तो हमने बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ की कारोबारी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं सभी की सरकार चुनने को लेकर अपनी अपनी अलग राय है। चुनावी सरगर्मी यहाँ भी सर चढ़कर बोल रही है। सरकार तो इस तरह की होनी चाहिए जो देश के लिए हित में हो, ना कि किसी व्यक्ति की मुफ्तखोरी सरकार से तो मुझे सख्त नफरत है। जो देश के हित में काम करे, देश को मजबूत करे। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए जो भी उत्तराधिकारी चुनावी मैदान में उतारे हैं, उन सभी से जनता की आशाएं बहुत ज्यादा हैं। समस्याएं हैं तो समाधान की प्रतीक्षा भी है। 25 मई को मतदान है, चुनावी प्रचार परवान पर है और मतदाता तैयार है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता और कालरा जी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीडी न्यूज़, दिल्ली। अनंतनाग राजौरी सीट पर 25 मई को मतदान होना है। यहाँ के मुकाबले में कौन कौन है और इस पर जनता क्या सोचती है, इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने सीधे अनंतनाग से। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य की उन 5 लोकसभा सीट में से एक है, जिसमें से अब सिर्फ इसी सीट पर मतदान होना बाकी है, यानी कि 25 मई को मतदान होगा। 2022 से पहले यह सिर्फ अनंतनाग के नाम से यह सीट जानी जाती थी और इसमें तब 4 इलाके आते थे। इन 4 इलाकों में अनंतनाग के अलावा पुलवामा, शोपियां और कुलगाम भी थे, लेकिन अब इसमें 2 इलाके पुंछ और राजौरी भी जुड़ गए हैं। तब से यह सीट एक नई सीट के रूप में उभरकर सामने आई है और इस पर इस कंडीशन में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जहां तक मुकाबलों की बात करें तो इस बार के मुकाबलों से पहले अगर पिछले मुकाबले पर नजर डालें तो पिछली बार यहां पर खास तौर से जो मुकाबला हुआ था उसमें एनसी के हसनैन मसूदी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर दूसरे स्थान पर आए थे और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तीसरे स्थान पर आए थे।
इस बार की अगर आप बात करें तो पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी से जफर इकबाल मल्लास चुनावी मैदान में हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी की तरफ से मोहम्मद सलीम पर्रे चुनावी मैदान में हैं। और इस इलाके में अगर हम बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन इस माहौल में लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इस सीट पर थोड़ा सा जायजा लेते हैं। यहां तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कौन से मुद्दे यहां के लोगों के जहन में हैं, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इसी इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं। कश्मीर में और खासतौर से आपके इलाके में जब मतदान होगा तो आप वोट डालते समय कौन से मुद्दों को जहन में रखकर वोटिंग करेंगे? वोट ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। वोट ही एक ऐसी चीज है कि हम वोट डाल के एक अपना पार्लियामेंट का मेंबर भेज सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों की तर्जुमानी कर सके। हम वोट डालेंगे, भरपूर साथ देंगे। टूरिज्म के मामले में क्या क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए? इधर रोजगार होना चाहिए। हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं जो बेकार फिरते हैं ऐसे ही, तो हमें ये गुजारिश करते हैं टूरिज्म इधर होना चाहिए बहुत सारे। हमें यहाँ से कमरटल और कौसरनाग घोड़े जाते हैं, हमारा काम होना चाहिए। यहाँ 3-4 हजार घोड़े हैं हमारे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान है जो बेकार बैठे हैं। जो पहले शुरू में वोट डालते थे, अब वोट डालने जाते हो तो जहन में क्या रहता है, मन में क्या चलता है? मन में मेरे में यही चलता है कि अच्छा कोई लीडर बनाएंगे, उसका चुनाव करेंगे, उसको पार्लियामेंट में भेज देंगे तो वो हमारा मुद्दा मकसद जो है वो उछाल लेगा, वो हमारा हक जो है वो दिलवा देगा। और क्या है। अनंतनाग राजौरी का ये लोकसभा का जो इलाका है, इसमें मतदान जब होगा तो लोगों के जो मुद्दे हैं उनके जहन में तो रहेंगे ही, लेकिन देश का विकास और एक अच्छा प्रतिनिधि इनके जहन में होगा। इस आधार पर ही अपने इलाके में मतदान करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, अनंतनाग। चुनाव की बात हो और पान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप बंगाल में हैं तो वहाँ के पान की लाली, चुनाव के रंग का मज़ा दोनों ही देखते बनता है, और ये सब कलकत्ता के पान के बिना बिल्कुल अधूरा है। मिदनापुर से हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो की ये खास रिपोर्ट देखिए। मिदनापुर शहर से 70 किलोमीटर दूर यह है सालीकोठा गांव, और इसी गांव में सबसे ज्यादा पान की खेती होती है। बेलों से लटकते हरे भरे पान की तरह उसकी खेती भी बहुत अनोखी होती है, और इसे उगाना और मेहनत का काम है। पत्तियों को तरोताजा रखने के लिए इन्हें धूप और गर्मी से बचाना होता है, और हर दूसरे दिन बुझानी होती है इनकी प्यास। ये छोटा सा गांव और गांव के लोग पीढ़ियों से पान की खेती पर आश्रित हैं। पड़ता है तो 10-12 रुपया पड़ता है, तो हम 10 रुपया करके बिक्री कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पान बिक्री कर रहा है, मीठा पान है, दोक्ता पान है और जर्दा पान है, उसी पर बिक्री कर रहा है। अब डालता है, इसको मीठा सुपारी है, इसको आमादा है, इसको दालचीनी है, और इसको थोड़ा थोड़ा चेरी फल है, और चवन बहार है, पान है और कत्था है। इसको देर के अच्छा करके पान दे रहा है, जेली का माल दे रहा है। गांव से निकलकर पान का पत्ता पहुंचता है मिदनापुर की मंडी में। मंडी में भी पान के पत्तों की लगातार तराई करनी पड़ती है ताकि उनकी ताजगी बनी रहे। मंडी से होते हुए पान का अब नया पता है मानिक की दुकान, और मानिक की जीविका भी पान पर ही निर्भर है, या यूं कहें ताश के पत्तों की तरह मानिक भी पान का गुलाम है। दिल्ली हो जाता है, बम्बई हो जाता है, और लोकल वेस्ट बंगाल में था, कोलकाता में जाता है, वो पान में मिलता है। अभी तो पान तो दाम नहीं है ज़्यादा, एक बस्तर में 20-50 हज़ार मिलता है। चूना, कत्था, सुपारी, गुलकंद और गरम मसाले से सजकर आपका मूड बनाने को तैयार है कलकत्ता का सादा मीठा पान। दालचीनी, सुपारी और गुलकंद, ये पान है कलकत्ता का मीठा सादा, लेकिन अलग अलग तरीके का पान यहाँ मिलता है। और खासियत ये है, इससे आपका मुंह का स्वाद अच्छा होगा, एक माउथ फ्रेशनर की तरह काम करेगा, और साथ ही ये आपकी पाचन क्रिया को भी बढ़ाएगा। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, मिदनापुर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा कुमारी के समर्थन में रोड शो किया है। रोड शो के दौरान उन्होंने शैलजा कुमारी को भारी मतों से जीत दिलाने की
जनता से अपील की। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान किया जाएगा। चौबीस की चुनौती में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। और कांग्रेस हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी वर्ग के तहत मुस्लिम आरक्षण रद्द करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो। जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन का। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? राहुल गांधी इन ऐसे मुद्दों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है। इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने मान लिया कि जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। राहुल गांधी जी ने माना है कि 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही। बांटो और राज करो, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। ये स्वयं उन्होंने माना है कि कैसे उनका शोषण भी होता रहा, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब 10 साल ये अब भी केंद्र की सरकार में रहे, तब भी अपने पार्टी के अध्यादेश चौराहे पे आके फाड़ते रहे। इससे पता चलता है ये अपनी सरकार में ही कितना विश्वास रखते थे। यौन शोषण मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले इस प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने भी विदेश मंत्रालय से विदेश में छिपे रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की थी। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता के साथ पूछताछ करेगी। अब से थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस सीएम हाउस जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता के साथ भी मुलाकात की थी। मामले में पुलिस सीएम के माता पिता के बयान दर्ज करेगी। और स्वाति मालीवाल मामले पर देखते हैं राजनाथ सिंह जी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। की पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है बहनों भाइयों, वह बहुत ही दिल दहलाने वाला है। लंबे समय तक ये चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्यों नहीं बोले कि स्वाति मालीवाल के साथ कैसे घटना हुई है। 15 दिन तक बराबर ये चुप्पी साधे रहे और अब ये कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। जिस दिल्ली पुलिस के ऊपर आपका कोई भरोसा ही नहीं था, आज उस दिल्ली पुलिस की जांच पर आपको भरोसा हो गया है।
बहनों भाइयों, जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। स्वाति मालीवाल मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिला अत्याचार पर कांग्रेस मौन हो जाती है। राहुल गांधी जी ने माना है कि 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा, उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही, बांटो और राज करो, जातिवाद क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। ये स्वयं उन्होंने माना है कि कैसे उनका शोषण भी होता रहा, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब 10 साल ये अब भी केंद्र की सरकार में रहे, तब भी अपने पार्टी के अध्यादेश चौराहे पे आके फाड़ते रहे। इससे पता चलता है ये अपनी सरकार में ही कितना विश्वास रखते थे। और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर निर्भया की माता का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली सीएम आवास में उनके साथ हुई कथित अभद्रता और मारपीट की घटना पर निर्भया की मां स्वाति मालीवाल का समर्थन करती दिख रही हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि निर्भया की माता ने देश में न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता इस वीडियो के जरिए मेरा समर्थन करने पर निर्भया की मां को भी भाजपा का एजेंट बता देंगे। उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरे स्टेट यानी दिल्ली के वो सीएम हैं और भी राज्यों में है, पूरी जनता का उन पे विश्वास है। वो खुद ही कहते हैं कि हम दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ। तो उस भाई और बेटे के नाते, भाई के नाते उनको इस पे बोलना चाहिए। जो भी गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस स्वाति जी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वाति जी ने उनके साथ 8-10 साल महिलाओं के लिए काम किया है। उनके वजह से कितने महिलाओं को हेल्प मिला, कितने केसों में उन्होंने महिलाओं का हेल्प किया। मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद उनसे कई महिलाओं का केस करवाया है, अपने लिए भी मैं बार बार उनसे मिली हूँ। तो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए और स्वाति जी को इंसाफ मिलना चाहिए। पुणे एक्सीडेंट केस को लेकर के महाराष्ट्र में जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है। हर चीज़ में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं बहुत गलत है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। राहुल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, वीडियो रिलीज किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू के कहर से अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपने चरम सीमा को छू रहा है। बढ़ते तापमान की मार झेल रहे लोग गर्म हवाओं से भी काफ़ी परेशान हैं। राजस्थान के बाड़मेर शहर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सिरसा में 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर में गर्म हवाओं की रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसको लेकर के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू लगने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तैयार रखने का निर्देश भी दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अभी कुछ दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी, जिससे लोगों को राहत नहीं
मिल सकती है कि इसके जो राहत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही है। लोगों को धूप में अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए भी सलाह जारी की गई। और अब दिल्ली के दिलशाद गार्डन आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे। अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशन पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है। यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। यहाँ पर स्मृति ईरानी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। धन में उल्लेखित किया कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मनीष सिसोदिया ने केस से संबंधित सबूतों को मिटाया है। कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन कि मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी सरकार के चलते इतनी प्रशासनिक और शासकीय ताकत है कि वो केस से संबंधित गवाहों को परेशान कर सकते हैं। गवाहों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और केस से संबंधित सबूतों को मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर ली। केजरीवाल सरकार के खिलाफ और केजरीवाल सरकार में अरविंद केजरीवाल के साथ इस स्कैम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कोर्ट का ये जजमेंट अपने आप में गवाही देता है कि जो 100 करोड़ मनीष सिसोदिया ने स्वयं इस स्कैम के माध्यम से पाया, उसके लाभार्थी आम आदमी पार्टी में और भी नेता हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार का ये घिनौना सच पुनः स्थापित करता है ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का। मैं दिल्ली की जनता से अपील करती हूं, ये जजमेंट सार्वजनिक उपलब्ध है। ये जजमेंट दर्शाता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने सेवा के बहाने सत्ता कब्जाई, उन्होंने जनता को संघर्षों में छोड़ते हुए जनता की तिजोरी को कितना लूटा है। A judgment yesterday with regards to Manish Sisodia became public. The observations of the Delhi High Court are the following. The Delhi High Court prima facie finds a case of corruption against Manish Sisodia. The Delhi High Court accepts that corruption to the tune of 100 crores has been done by Manish Sisodia and all accused in the scam. What the court has also accepted in its observations is that Manish Sisodia has destroyed evidence. What the court has also reflected upon is the fact that Manish Sisodia has the capacity, leveraging his position in the Aam Aadmi Party and in the Aam Aadmi Party government, to pressurize witnesses who want to come forth before authorities. आप देख रहे थे ये प्रेस वार्ता स्मृति ईरानी जी की, जो कि बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। स्पष्ट तौर पर जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया के मामले में जो कल ऑर्डर जारी किया, आदेश जारी किया, उसको सार्वजनिक करके जनता के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। इसको अब अदालत ने भी मान लिया है और दिल्ली की जनता को उचित फैसला लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग इस वक्त भीषण गर्मी से परेशान हैं। तो वहीं केरल की बात करें तो वहाँ पर मौसम सुहावना हो गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। बारिश के बाद केरल के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, साथ ही मौसम भी सुहावना हुआ। और जून में सरकार गठन के बाद जुलाई में आम बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आरबीआई ने अपने अतिरिक्त फंड से एकमुश्त केंद्र सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए सरप्लस राशि के तौर पर देने को मंजूरी दे दी है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया, जो उसकी तरफ से सरकार को बतौर लाभांश दिए जाने वाला अब तक की सबसे बड़ी राशि है। क्या असर होगा इस फैसले का, देखिए ये रिपोर्ट। देश में आर्थिक स्थिति की मजबूती का आकलन आरबीआई के एक ताजा फैसले के आधार पर लिया जा सकता है। आरबीआई ने अपने केंद्रीय बैंक की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला अपनी कमाई के सरप्लस को सरकार को ट्रांसफर करने से जुड़ा हुआ है। सारे आपातकालीन व्यवस्थाओं के बाद भी आरबीआई के बाद वित्त मंत्रालय को वापस करने के लिए करीब 2,11,000 करोड़ रुपए बच गए। आरबीआई का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए सरप्लस राशि का ट्रांसफर विमल चालान समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई द्वारा अपनाए गए नए ढांचे पर आधारित है। इसके अलावा मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट का 6.5% हिस्सा कंटिजेंसी रिस्क बफर के तौर पर रखने का भी फैसला लिया, जिसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। दरअसल आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, बैंकों को कर्ज देने पर प्राप्त ब्याज और बॉन्ड आदि के जरिए कमाई करता है। इसका एक हिस्सा केंद्रीय बैंक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बतौर कंटिजेंट रिस्क बफर रखता है। विमल जालान समिति ने सीआरबी के लिए बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5% का स्तर तय किया था।
कोविड महामारी के चलते अब जब इकॉनमी की स्थिति ठीक नहीं थी तब सीआरबी को 5.5% पर रखा गया। अब आर्थिक हालात काफी बेहतर हो गए हैं तो साल 2023-24 के लिए बफर स्टॉक को 6.5% करने का फैसला लिया गया है। इससे बची हुई राशि 2.11 लाख करोड़ रुपए अब सरकार को हस्तांतरित किया गया है। पहली बार साल 2018-19 में 1,71,000 करोड़ रुपए सरप्लस के तौर पर दिए गए थे। आरबीआई द्वारा ट्रांसफर की गई राशि नॉर्थ ब्लॉक के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि सरकार आने वाले बजट में इस राशि का इस्तेमाल वित्तीय घाटे को कम करने के लिए कर सकती है। साल 2012-13 में आरबीआई का सरप्लस 33,000 करोड़ रुपए, 13-14 में करीब 52,000 करोड़ रुपए, 14-15 में 66,000 करोड़ रुपए और 17-18 में 50,000 करोड़ रुपए रहा था। माना जा रहा है कि सरप्लस के बाद अब सरकार को बजट में आरबीआई से उधार भी कम लेना पड़ेगा और इसका ब्याज दरों की स्थिति पर भी सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। स्मार्टफोन अब भारत से चौथा सबसे बड़ा निर्यात की वस्तु बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 42% की वृद्धि के साथ ये $15.6 बिलियन पर पहुंच गया और पिछले वर्ष की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर पहुंच गया। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक स्मार्टफोन निर्यात में बढ़ोतरी अमेरिका में शिपमेंट में 158% की वृद्धि के कारण हुई। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के शुरुआती अनुमान के मुताबिक 2023-24 में निर्यात और घरेलू दोनों बाजारों के लिए भारत में उत्पादित मोबाइल उपकरणों का कुल मूल्य 4.1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंपनी एक्ट के उल्लंघन के लिए लिंक्डइन इंडिया, सत्य नडेला और 8 अन्य पर जुर्माना लगाया है। नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं जिन्होंने दिसंबर 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अपने आदेश में कहा है कि लिंक्डइन इंडिया और अन्य व्यक्तियों ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। सरकारी गैस कंपनी गेल मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बड़ा कारखाना लगाने वाली है। इस कारखाने में सालाना 1.5 मिलियन टन इथेन को क्रैक करके एथिलीन बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक, गोंद, रबर और दूसरी चीजें बनाने में होता है। इस कारखाने पर कंपनी करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह गैस कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। भारत में प्लास्टिक आदि की मांग लगातार बढ़ रही है और 2040 तक 3 गुना होने का अनुमान है। सरकार द्वारा मई महीने की शुरुआत में आउटबाउंड शिपमेंट पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद से भारत ने 45,000 टन से अधिक प्याज का निर्यात किया है। यह निर्यात ज्यादातर मध्य पूर्व और बांग्लादेश में हुआ है। राज्य की स्वामित्व वाली एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लक्षित 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए प्याज की खरीद शुरू कर दी है। पिछले साल प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। भारत स्टील उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज करने वाला एकमात्र देश बन गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक स्टील उत्पादन करने वाले प्रमुख 5 देशों में शामिल भारत ने अप्रैल महीने में स्टील उत्पादन में 3.6% की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी-अप्रैल तक भारत में 49.5 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित ट्राई मुख्यालय में नियामकों की संयुक्त समिति की बैठक बुलाई। यह बैठक अनधिकृत कॉल और अनचाही कॉल के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से यूसीसी और धोखाधड़ी से निपटने के लिए विभिन्न संभावित सहयोगात्मक दृष्टिकोण और उपायों पर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में ट्राई, दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय, आरबीआई के अलावा कई विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निजी जीवन बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की योजना चालू वित्त वर्ष में 30,000 नए एजेंट जोड़ने और 50 से 100 नए कार्यालय खोलने की है। इससे कंपनी का कारोबार मजबूत होगा और कंपनी की प्रीमियम वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक नए एजेंटों की नियुक्ति के बाद वित्त वर्ष 25 के अंत तक एजेंटों की कुल संख्या बढ़कर 1,30,000 हो जाएगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी एडा ने नए कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों को लागू किया है, जिसके अंतर्गत बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूर्व मंजूरी लेनी होगी। वर्तमान अध्यक्षों को 31 मार्च 2026 तक या अपने कार्यकाल के अंत तक जो भी पहले हो इस विनियमन का पालन करना होगा। तो ये थी कुछ कारोबार जगत की खबरें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को हरा करके अब आईपीएल से बाहर कर दिया। कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 6 विकेट गंवा करके लक्ष्य हासिल कर लिया। अब राजस्थान का सामना क्वालिफायर 2 में हैदराबाद के साथ होगा। और अटलांटा ने यूरोपा लीग फाइनल में बायर लेवरकुसेन को 3-0 से हरा दिया। अटलांटा की ओर से एडेमोला लुकमैन ने हैट्रिक लगाई। इस हार के साथ ही लेवरकुसेन का 51 मैच से चल रहा अविजित अभियान समाप्त हो गया। अटलांटा ने यूरोपा लीग का खिताब पहली बार अपने नाम किया। ये क्लब के 117 साल के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ट्रॉफी है। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन विभिन्न घाटों पर स्नान और दान करने की भी परंपरा है। इस क्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा
प्रयागराज के घाटों और बौद्ध मंदिरों में पहुंच करके कर रहे हैं। बहुत उत्साह देखा जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आई कोट, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। आइए इस पवित्र दिन पर हम समस्त मानवता की भलाई के लिए भगवान बुद्ध के शाश्वत मूल्यों को अपनाने और उन्हें अपने विचारों को और कार्यों में शामिल करने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने भी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, कोट, बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। पिछले दशक में हमारा काम भगवान बुद्ध के आदर्शों को पूरा करने और एक समृद्ध और स्थिर ग्रह बनाने के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। और पीएम मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर एक वीडियो भी साझा किया है। बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही मायने में आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। और आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है। आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि ये भगवान बुद्ध के जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों के लिए प्रसिद्ध है। ये जान लेते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा समाज को दिए गए संदेश और इस विशेष दिवस की महत्ता के विषय में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। संपूर्ण विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन से पूरे मानव समाज को एक नई राह दिखाई। उन्हीं में से एक महान विभूति हैं गौतम बुद्ध। आज का दिन महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण का प्रतीक है और पूरे देश के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में बौद्ध समुदाय द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष महत्व रखता है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा प्रतिवर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ये राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का स्मरण कराता है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म के 4 महान सत्यों को लोक में प्रसारित किया। उन 4 महान सत्यों में पहला है दुनिया शोक से भरी है, दूसरा इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण है, तीसरा इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है और चौथा है इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध पूर्णिमा सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया की बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का समय है। लोग इस अवसर का उपयोग अपने और दूसरों के प्रति दयालुता का अभ्यास करने के लिए करते हैं।
वे दयालुता के छोटे छोटे कार्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना, स्वेच्छा से काम करना या बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपस्थित होना जिसे उनकी आवश्यकता है। बौद्ध जन शुद्धि और आत्म अनुशासन के रूप में बुद्ध पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। पूरे देश से बौद्ध लोग बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बोध गया, लुम्बिनी और सारनाथ की यात्रा करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन और मनन करते हैं। भक्तजन प्रार्थना करने और भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे ध्यान करना और बौद्ध भिक्षुओं का उपदेश सुनना। मंदिर परिसरों में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध उद्यानों में बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना में लीन रहते हैं। यह पर्व सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आधुनिक समय में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को उजागर करता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं और आधुनिक सार्वभौमिकता को उजागर करता है। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं और यह त्योहार इन शिक्षाओं और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान बुद्ध ने व्यावहारिक नैतिकता की संहिता और सामाजिक समानता के सिद्धांत की शिक्षा समाज में फैलाई। उन्होंने सिखाया कि हर कोई समान है और किसी के भी साथ उनकी जाति, लिंग या किसी अन्य कारक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षाओं ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा दिया। निश्चय ही बुद्ध की शिक्षाएं आत्मविकास, नैतिक आचरण, सामाजिक समानता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव सिखाती रहेगी। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इस खूबसूरत रिपोर्ट के साथ समाचार को यहीं विराम देते हैं। डीडी न्यूज का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।